हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1D, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ये जो यूनिट है ये लास्ट है, इसके बाद फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो यूनिट है ये दो पार्ट्स में है। एक तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिहेवियर of conductor when it is placed in electric field। फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है और सेकंड हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। तो ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद कैपेसिटर का जो मेन पार्ट है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हमने पढ़ना है कैपेसिटर क्या होती है, उसका यूनिट क्या है, प्रिंसिपल पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और कैपेसिटर की टाइप पढ़नी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है वो पढ़ना है। कॉमन पोटेंशियल पढ़ना है, लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ना है, और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो ऐसे ये चैप्टर इस फ्लो में चलता जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये दो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। फर्स्ट इज़ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हमने पढ़ना है कि अगर किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। फाइन, कंडक्टर बच्चे वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ईजिली मूवमेंट है, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर लेते हैं। मींस चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक अगर हमें भेजना हो और हम इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर रहे हैं, मींस चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक भेज पा रहे हैं, क्योंकि उनमें फ्री चार्जेस हैं। बट इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का वो स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चे ये जो है इसमें कंसेप्ट आपका काफ़ी क्लियर होगा और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। फाइन, तो फर्स्ट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। बच्चे नेम से इंडिकेट हो रहा है कि अगर हमने किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, करें स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहले एक कंडक्टर जो होता है बच्चे, उसमें दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या हुआ, जब इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई है, एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज E0 जो है वो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे ही लगाएंगे और कंडक्टर को इस फील्ड में रखा, कंडक्टर के अंदर दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो बच्चे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर को जाना चाहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे तो पीछे बचेगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मींस ये जो चार्जेस थे कंडक्टर के अंदर वाले, उन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो प्लस और माइनस चार्ज है, ये चार्ज भी एक फील्ड बना लेगा जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP। ठीक है, इंड्यूस्ड वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फील्ड सिर्फ तभी तक बनेगी जब तक इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर ये परमानेंट इफेक्ट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही के लिए बन जाती, तो हम प्रोड्यूस्ड वर्ड यूज़ करते। इंड्यूस्ड मतलब इसका इफेक्ट तभी तक है जब तक इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अंदर फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे, और उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं EP से। फाइन, अब जो है ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जा रहा था, मींस इस एंड से AB एंड से सारे इलेक्ट्रॉन CD एंड तक जा रहे थे, वो फ्लो तभी तक होगा जब तक दोनों फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं हो जाती। जब EP E0 के इक्वल हो जाएगी तो नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 हो जाएगी। मींस
ई पी की डायरेक्शन इधर से इधर है और ई नॉट की डायरेक्शन इधर से इधर है। जब ये दोनों फील्ड इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगी मीन्स ई पी माइनस ई नॉट माइनस ई पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तब इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं बचेगी, मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट। क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। देखिए आपने गॉस लॉ सुना हुआ है। गॉस लॉ स्टेट करता है कि इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनक्लोज्ड सरफेस इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो हो जाए तो इस इक्वेशन से वहाँ पे क्यू भी हो जाएगा ज़ीरो, मींस नेट जो चार्ज है वो कंडक्टर के अंदर ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम इस कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज बाहर से दे भी दें, सपोज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने बाहर से दे भी दिया, तो सपोज़ पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, कूलम फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये उन चार्ज पार्टिकल को माइग्रेट कर देंगे सरफेस के आउटर पे। रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, वो फोर्सेस सारे चार्ज को कंडक्टर के सरफेस पे भेज देंगे और अंदर फिर से चार्ज हो जाएगा ज़ीरो। मींस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है और कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज भी ज़ीरो है। सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, जैसे इसमें भी सरफेस पे आ गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है कंडक्टर के अंदर वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। और उसकी वैल्यू सरफेस पे सेम रहती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर और उसकी सरफेस पे वैल्यू सेम होती है। तो ये हम अब शो करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। अगर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, अभी मैंने पढ़ाया ना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। ये क्या है, पोटेंशियल का चेंज है विद डिस्टेंस, मीन्स पोटेंशियल विद डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, उसका चेंज हो गया ज़ीरो। दैट मीन्स V क्या हो गया, कांस्टेंट, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर, मीन्स कोई भी वर्क डन नहीं लग रहा एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में कंडक्टर के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वर्क डन ही नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस प्रोड्यूस करती है F इज़ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मीन्स फोर्सेस जो बन रहे होंगे वो भी ज़ीरो हो गए, मीन्स नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज विद इन द कंडक्टर। अगर वर्क डन ज़ीरो हो गया मीन्स पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा मीन्स पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ वन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब अगर मैं कोई एक कंडक्टर इमेजिन करूं तो उस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है। अब सपोज हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अगर परपेंडिकुलर लगती तो वो ऐसे लगती ना, हम सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं लग रही, वो किसी एंगल पे लग रही है और वो एंगल कंडक्टर के साथ थीटा है। ठीक है। तो इस E को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट जो थीटा वाली साइड होता है वो हमेशा होता है E cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो E साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये इस कंडक्टर के अलॉन्ग टेंजेंट लग रहा है, तो ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट E cos थीटा।
फाइन। ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है दिस इज़ कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब देखिए ई कॉस थीटा कंपोनेंट है जो फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो लग रही है ये फोर्सेस प्रोड्यूस करेगी, और इन फोर्सेस की वजह से जो सरफेस पे सारा चार्ज है वो एक ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्सेस बनेंगे, फोर्सेस की वजह से सरफेस पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कंडक्टर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सरफेस के ऊपर कोई भी करंट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टैटिक चार्जेस की बात करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस हैव ओनली नॉर्मल कंपोनेंट बट नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। मीन्स ई कॉस थीटा का कंपोनेंट हो गया ज़ीरो, क्योंकि अगर ई कॉस थीटा ज़ीरो नहीं है तो वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और करंट हम स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि ये कंडक्टर रखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इसलिए ये कंपोनेंट हो गया ज़ीरो। ई कॉस थीटा ज़ीरो मीन्स कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं है, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और थीटा की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती है, थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है 90 डिग्री पे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, इसलिए कॉस थीटा। अगर दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो मीन्स या ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, बट ई कैन नॉट बी ज़ीरो ऑन द सरफेस, सो थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? बिकॉज कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कभी नहीं होती, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस के साथ। यही हेडिंग में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरीवेयर। फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है बट उसकी वैल्यू सरफेस पे तो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे फाइंड आउट करनी है, और ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने एक कंडक्टर इमेजिन किया इरेगुलर सी शेप का, और उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेट सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। और ये गॉसियन सरफेस ऐसे बनाया है कि सिलेंडर का कुछ पार्ट बाहर है और कुछ पार्ट अंदर है, तो इस गॉसियन सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तीन जगह लग रही है। दो तो ये कर्व्ड पार्ट, दो ऊपर और नीचे वाले ये सर्कुलर पार्ट हैं, और एक ये कर्व्ड वाला जो ऐसे कर्व हुआ है अंदर को। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू है, ना कर्व्ड पार्ट की वजह से कोई वैल्यू है, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। मीन्स सारी जो फ्लक्स सारा लिंक होगा जो ऊपर वाले पार्ट से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ऐसे लगेगी, और अगर मैं इसका स्मॉल सरफेस एरिया चूज़ करूँगी उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर? मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा एक इस सर्कुलर पाथ से, और क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही ज़ीरो है, और इस कर्व पाथ से भी नहीं होगा। गॉस लॉ लगाया हमने, ई डॉट डी एस इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ई और डी एस सिर्फ इसकी वजह से फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन है, तो ई और डी एस के बीच में एंगल है ज़ीरो, ई डी एस कॉस ज़ीरो, और आपको पता है कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो ई डी एस इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो सपोज एस ले लिया, इसका सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू जो है लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस, तो ई एस इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल, ई इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं साथ में एन कैप लगा दूंगी, वेयर एन कैप है जो सरफेस की डायरेक्शन को बता रहा है जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। फाइन, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैंने निकाली विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अंदर वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ऐसे इस कर्व्ड पार्ट की भी ज़ीरो है, सिर्फ बाहर वाले की वजह से कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो सरफेस पे है, और उसका आंसर आया ई इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अब हम इसकी 6th।
इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हर पार्ट पे कितनी लग रही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। मीन्स अगर कोई मैं ऐसा सरफेस चूज़ करूँ ऐसा, तो इस पॉइंट पे एरिया होगा कम, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी मोर। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स सिग्मा इज मोर। मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कंडक्टर के डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट होती है। जहाँ पे शेप कोनिकल है, तीखी शेप है या एरिया कम है, ये फैक्टर कम होने से उन पार्ट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। और पोर्शन ऑफ द सरफेस हैविंग पॉजिटिव चार्जेस विल हैव पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ठीक है। तो हेडिंग क्या बनी, सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एट डिफरेंट पॉइंट। क्लियर। मोर इज़ द एरिया, लेसर विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी, चार्जेस अगर नेगेटिव हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, किसी भी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट से बचाने को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड करना मतलब बचाना। सपोज़ करो कोई ये एक कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, ठीक है। इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है, एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इनसाइड अंदर सरफेस के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। कंडक्टर का चाहे जो मर्जी साइज़ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर वाले की जो मर्जी वैल्यू हो, अंदर कंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इसका रीज़न मैंने भी आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में दिया है, क्योंकि चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाती है। क्लियर। तो अंदर चार्जेस भी ज़ीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो। फाइन। तो जैसे अगर कोई बाहर थंडरस्टॉर्म आ रहा हो तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी कार में बैठे रहें। पेड़ के नीचे खड़े होने से बेटर है अपनी कार में बैठे रहें, क्योंकि कार इज़ अ हॉलो कंडक्टर, और कार जिस मर्जी साइज़ की हो, जिस मर्जी शेप की हो, उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। मीन्स हम जो लाइटनिंग है उसके इफ़ेक्ट से अपने आप को सेफ पाएंगे। क्लियर। तो ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो, अपनी कार में बैठे रहना ही सेफ़ है, क्योंकि वो कार हमें शील्ड कर लेगी बाहर वाली एक्सटर्नल फील्ड से जो थंडरस्टॉर्म से प्रोड्यूस हो रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसकी डेफिनेशन है किसी एक रीजन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग अ रीजन फ्रॉम द effect of electric field, external electric field is called electrostatic shielding. तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कैपेसिटर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।